We are reading class 11th economics chapter 1 Indian economy on the eve of independence. So basically in this chapter we are focusing on economy of a country includes all production, distribution, economics activities that relate with people and determines the standard of living. On the eve of independence, Indian economy was in a very bad shape due to presence of British colonial rule, and their sole purpose is that India was to reduce the country to being a feed economy for Great Britain's on rapidly expanding modern industrial base. And there were three major issues. First one is agriculture sector. So in agriculture sector, what happened? There were low level of agriculture productivity, high dependence on monsoon, and lack of proper input. The second part was industrial sector. They were discriminatory traffic policy, competition for machines, new pattern of demands, and more market for British goods. And the third one, which affect is foreign trade. So let's begin. So after reading this chapter, we will be familiarized with the state of Indian economy. In 1947, understand the factor that lead to the underdevelopment and stagnation of Indian economy. जो हमारा इंडिपेंडेंस था 1947 के बाद, तो उसमें हमारी इंडिपेंडेंस मतलब हमारी जो स्वतंत्रता थी उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी उसके बारे में हम जान पाएंगे। और दूसरा रूल जो अल्प विकास हुआ था हमारे कंट्री का, उसके बारे में उसके जो कारक थे उसके तथ्य थे वो हम जान पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले हमें विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस 1894 में वायसराय जो थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने एक कोट लिखा था, वो दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ द पिवट ऑफ आवर एम्पायर। पिवट होता है केंद्र बिंदु, आधार, धुरी। एम्पायर होता है साम्राज्य। तो उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो हमारे साम्राज्य का केंद्र बिंदु है, हमारे साम्राज्य की धुरी है। इफ़ द एम्पायर लूजेज एनी पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव। अगर हमारे साम्राज्य का कोई भी राज्य अलग हो जाता है तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम जीवित रह सकते हैं। बट इफ़ वी लूज़ इंडिया, लेकिन अगर हमने भारत को खो दिया, द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। सन मतलब सूर्य, तो हमारे जो एम्पायर का सूर्य मतलब जो हमारे साम्राज्य का सूर्य है वो अस्त हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, परिचय। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो बुक है 11th क्लास की, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास। उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब उस मूल उद्देश्य जो है वो क्या है, इज़ टू फैमिलियराइज यू विद द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो आपको ये बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना है। एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट टुडे, और उसकी जो डेवलपमेंट, उसका जो विकास हुआ था जैसे आज। इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टरमैथ होता है उसके परिणाम, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। हाउएवर, यद्यपि, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब जो है वो ये भी ज़रूरी है जानना कि जो देश की वर्तमान अवस्था है और उसके भविष्य की संभावना है उनके बारे में भी, जो और हमारा जो आर्थिक अतीत था, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारे देश की आरंभिक स्वतंत्रता है उस पर ध्यान देते हैं। उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति के क्या रीज़न थे, क्या कारण थे, उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद एंड फॉर्म एन आइडिया, उसके बाद हमें एक आइडिया मिल जाएगा ऑफ द वेरियस कॉन्सिडरेशन दैट शेप्ड इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। और उसके बाद हमें जो है
स्वतंत्र भारत के विकास की स्ट्रेटजी, रणनीति जो है उनके बारे में जो उन्होंने वेरियस कंसिडरेशन में जो महत्वपूर्ण योगदान था उनका, वो हमें पता चल जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी जो करंट मेकिंग मतलब वर्तमान जो संरचना है ना, वो कोई आज की नहीं है। इट हैज़ इट्स रूट्स स्टेप्ड इन हिस्ट्री। उसकी जो जड़ें हैं ना, वो रूट्स जो जड़ें हैं वो हिस्ट्री मतलब इतिहास से पहले की हैं। पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। किस अवधि की है वो? जब इंडिया जो है वो ब्रिटिश के अधीन था, उस समय की है। विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। जो कब तक रहा? सेंचुरी में होता है 100 वर्ष, 2 सेंचुरी मतलब 200 वर्ष तक रहा। बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जब इंडिया को, भारत को उसकी स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तब तक जो है वो ब्रिटिश 200 सेंचुरी तक, कम से कम 200 शताब्दी तक ब्रिटिश के रूल्स मतलब ब्रिटिश जो है उनके अधीन रहा भारत, ब्रिटिश शासन के अधीन रहा भारत। द सोल पर्पज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री। जो सोल पर्पज, जो मेन उद्देश्य था ना उनका, वो क्या था? वो ये था कि हमारे जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, उस कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट। रॉ मटेरियल होता है कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल। सप्लायर, सप्लाई मतलब सप्लाई होता है उसकी आपूर्ति करना। फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। जो उनका जो औपनिवेशिक शासन था ना, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वहाँ पे जो तेज़ी से विकास हो रहा है औद्योगिक आधार का, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चा पदार्थ प्रदान करने की सीमित सीमा रखना था उनका ये मेन उद्देश्य। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप, इस संबंध को समझने का क्या हुआ, उस शासन की अधीनता के कारण जो शोषक स्वरूप था उनका, वो kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades। कम से कम भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले 6 दशकों में जो भी हुआ है भारत में, उसका विकास कर पाना संभव है ही नहीं। क्योंकि जो उस शासन मतलब जो भारत था वो पूरी तरह से ब्रिटिश के अधीन था। तो उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, वो अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जो कॉलोनियल रूल था, जो औपनिवेशिक शासन था उनका, उसके अंतर्गत जो लो लेवल, जो निम्न स्तर हो गया था भारतीय अर्थव्यवस्था का, आर्थिक विकास का, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। भारत की खुद की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी अंग्रेजी शासन की स्थापना होने से पहले। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। ये आपको सबको पता है कि हमारा जो कंट्री था वो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, खेती बाड़ी पे डिपेंड था। तो वो ही उनका आजीविका का शासन मेन पर्पस था, मुख्य स्रोत था। Yet the country's economy was characterized by various kind of manufacturing activities। फिर भी जो देश की अर्थव्यवस्था थी वो अलग अलग प्रकार की विनिर्माण गतिविधियों से हो रही थी। इंडिया वॉज particularly well known for its handicraft industries in the field of cotton and silk textile। टेक्सटाइल होता है कपड़ा उद्योग, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। जो सूती और रेशमी कपड़ा उद्योग था, और धातु से बनी वस्तुएं थी, और जो कीमती मणि या फिर रत्न जिसको स्टोन्स बोलते हैं, ठीक है, उनसे जुड़ी जो शिल्पकला थी ना, हैंडीक्राफ्ट जो शिल्पकला थी, उसका मेन जो बिंदु था वो भारत था। और वो भारत जो है वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध था और विश्व विख्यात था। These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship seen in all import from India। अब क्या हुआ, भारत में जो ये चीज़ें जो बनती थी
वो विश्व के बाज़ारों में बहुत हाई लेवल उनका बहुत ज़्यादा परिचय था और बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि वो जो सामग्री थी वो बहुत ही अच्छी थी और उच्च स्तर की थी, और इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा मान सम्मान था, प्रतिष्ठा थी उनकी। सो अब हम ये वाला जो बॉक्स में दिया हुआ ये पढ़ेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन बंगाल। जो बंगाल में जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब सूती उद्योग जो था, कपड़ा उद्योग, उसका पढ़ते हैं। मुस्लिन इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। मलमल का एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा होता है। विच हैड इट्स ऑरिजिन इन बंगाल, जिसका जो मूल निर्माण होता था वो बंगाल में होता था। पर्टिकुलरली प्लेसेस इन एंड अराउंड ढाका, जिसका विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र जो था वो वहाँ स्पेल्ड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एज ढाका। यह नगर जो है वो बांग्लादेश की राजधानी, आपको पता ही होगा, नाउ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है। Dhaka Muslims had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. तो ढाका की जो मलमल से जो उत्कृष्ट कोटि के जो सूती वस्त्र बने हुए थे वो विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन वॉज कॉल्ड मलमल। जो सबसे फाइनेस्ट, सबसे अच्छा जो खास होता था ना कपड़ा, मुस्लिन वैरायटी उसकी जो, उसको मलमल कहते थे। समटाइम्स, कई बार, फॉरेन ट्रैवलर ऑल्सो टर्न टू रेफर टू इट मलमल शाही और मलमल खास, इम्प्लाइंग दैट इट वॉज वॉर्न बाय और फिट फॉर द रॉयल्टी। उनका आशय ये था कि ये जो कपड़ा है वो शाही परिवारों के लिए उपयोग हो सकता है। द इकोनॉमी पॉलिसी pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of Indian economy. जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, औपनिवेशिक शासन उनके द्वारा जो आर्थिक नीतियाँ बनाई गई थी, उसका आर्थिक विकास नहीं बल्कि पूरे देश के आर्थिक हित का संरक्षण और संवर्धन ही था उसका मेन उद्देश्य। सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ऐसी जो नीतियाँ थी वो भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के लिए मूल रूप से उसने पूरी तरह से बदल डाला था, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था। Transforming the country into supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain. तो ब्रिटेन मतलब भारत को जो कच्चे माल की पूर्ति करते थे, वहाँ के बने तैयार माल का आयात होता था। यह जो भारत है देश, यह वो आयात करने वाला देश ही बनकर रह गया। इंग्लैंड के लिए कच्चे माल की पूर्ति करना और वहाँ से बने तैयार माल को आयात करना, यही काम रह गया था। Obviously, स्वाभाविक था, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. अब जो औपनिवेशिक शासन थे उन्होंने कभी भी देश की जो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय दर जो होती है ना, उसका आकलन करने का कभी भी ईमानदारी से उन्होंने प्रयास किया ही नहीं। Some individual attempts which were made to measure such income yielded conflicted and inconsistent result. कुछ लोगों ने निजी स्तर पर इंडिविजुअल मतलब निजी स्तर पर आकलन किए, लेकिन उनके अनुमान में बहुत सारे मतभेद हो गए थे, आपसी मतभेद हो गए थे। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर वी.के. आर.वी. राव तथा आर.सी. देसाई, ये सब जो थे, द R.C. Desai, it was Rao whose estimate during the colonial period was considered very significant. इन जो आकलन करते थे ना उनमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडसे सिराज, डॉक्टर वी.के. आर.वी. राव और R.C. देसाई जो ये थे प्रमुख थे। सो इनमें से डॉक्टर राव द्वारा जो अनुमान किया गया
औपनिवेशिक काल था, उसके अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे राव के। However, यद्यपि most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than the 2% coupled with a meager half percent growth in per capita output per year। अब क्या हुआ, फिर भी जो अध्ययनकर्ता थे वो इस बात से सहमत रहते थे कि 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में, उससे पूर्वाध, उससे पहले भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उसकी वार्षिक समृद्धि थी 2%, वो कम होती जा रही थी, और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% रह गई थी। सेकंड की पॉइंट था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि से रिलेटेड। Indian economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भारत था वो पूर्णतः कृषि की अर्थव्यवस्था से ही बना हुआ था। देश की लगभग 85% जो जनसंख्या थी वो गांव में रहती थी, और गांव में रहने के कारण वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे वो। However, despite being the occupation of such a large population, हमारी जो जनसंख्या थी वो ऑक्यूपेशन, उनका जो व्यवसाय था वो काफ़ी बड़ी मात्रा में था। द एग्रीकल्चर सेक्टर continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration। अब क्या हुआ, जो बड़ी जनसंख्या थी उसका व्यवसाय होने के बाद कृषि क्षेत्र जो थे वो गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही, और यही नहीं, अनेक अवसरों पर उनको जो डेप्रिसिएशन है वो भी देना पड़ता था, और डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास देना पड़ता था, और उनके जो उत्पाद है उसमें कभी कभी गिरावट भी आ जाती थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, दो जो कृषि उत्पाद है वो कम होने लग गया। इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टिवेशन। सो अब जो था कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के अकॉर्डिंग जो कृषि उत्पाद था उसमें वृद्धि हुई, लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। The stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the very system of land settlement। अब जो कृषि क्षेत्र था वो गतिहीनता का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू किया गया लैंड सेटलमेंट था, मतलब भू व्यवस्था प्रणाली थी। दैट वाज इंट्रोड्यूस, जो बताई गई थी, लागू की गई थी बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, औपनिवेशिक शासन के द्वारा। पर्टिकुलरली, निश्चित तौर पर द कॉलोनियल गवर्नमेंट अंडर द जमींदारी सिस्टम, जो वहाँ पर एक प्रथा चलाई गई थी जिसको जमींदारी सिस्टम कहा गया, which was implemented in the then Bengal presidency comprising part of India's present day eastern states। तो वो जो थे वो लागू उस समय किसने की थी, बंगाल प्रेसिडेंसी जिसको कहा जाता था आज के पूर्व भारत से पहले, उन्होंने लागू की थी जमींदारी व्यवस्था। The profit occurring out of the agriculture sector went to the जमींदारी instead of the cultivator। तो उससे जो भी प्रॉफिट होता था, उससे जो भी मुनाफा होता था, वो जमींदारी व्यवस्था में सारा का सारा लाभ जो था वो जमींदार की हड़प जाते थे, जमींदारी लोग जो है वो ही ले लेते थे। हाउएवर, यद्यपि a consideration number of जमींदार and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। जो जमींदार थे जो उसमें शामिल थे, और जो औपनिवेशिक शासन था, वो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी एग्रीकल्चर की, खेती की, उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट।
उनका जो मेन इंटरेस्ट था, उनकी जो रुचि थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें थी कि वो रेंट कलेक्ट करें, मतलब जो किराया है वो वहाँ से लें, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर। वो ये ध्यान नहीं देते कि उनकी कंडीशन क्या है, उनकी दशा क्या है, बस उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी दुर्दशा से कोई मतलब नहीं होता था, वो अनदेखा कर देते थे। सिर्फ और सिर्फ जो रेंट मतलब जो लगान जो है वो एक तरह से लेते थे ज़मीन पे, सिर्फ और सिर्फ उनसे मतलब रहता था उनको, और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। दे कॉज्ड इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमॉन्ग द लेटर। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों के प्रति जो था वो मिजरी, कोई भी दया नहीं रखते थे, वो सिर्फ उन्होंने एक टेंशन, एक दुर्दशा जो थी उनकी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। To a very great extent, the term of the revenue settlement were also responsible for the जमींदार adopting such an attitude। इसी कारण जो था, जो कृषि वर्ग जो था उसमें उनकी जो दुर्दशा थी और सामाजिक तनाव था वो उनको झेलना पड़ता था। और रिवेन्यू सेटलमेंट होता है राजस्व व्यवस्था, उसकी शर्तें जो थी वो जमींदार के इस व्यवहार से विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहा था। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। अब जो है वो तारीख तय कर दी गई कि इस तारीख पे उनको निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करनी पड़ेगी। फेलिंग विच द जमींदार वर टू लूज देयर राइट्स। अगर वो ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो वो अपनी ज़मीन से अपना हक जो है वो खो देंगे, और उनकी जो ज़मींदारों से उनके अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे। बिसाइड दिस, इसके साथ ही लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers all added up to aggravate the plight of farmer and contribute to the dismal level of agriculture productivity। अब उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी मतलब जो प्रौद्योगिकी थी उसकी जो निम्न स्तर था वो यूज़ किया जाने लगा। टेक्नोलॉजी, सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई के जो साधन थे उसके अभाव होने लगे। और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसके साथ साथ जो उर्वरक थी, फर्टिलाइजेशन, उर्वरक जो दी जाती है उसमें उसको कम कर दिया गया, और कृषि उत्पादक के निम्न स्तर को बहुत ज़्यादा निम्न कर दिया गया। There was of course some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain area of the country due to commercialization of agriculture। किसानों की इस दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्र जो थे जो कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की बड़ी उत्पादकता के प्रमाण भी वहाँ पर उनको मिलते थे। बट दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। लेकिन ये जो था, ये जो किसानों को उच्च उत्पादकता था उसके लाभ जो थे वो नहीं मिल पाते थे भारतीय किसानों को। Now they are producing cash crops which were to be ultimately used by British industrial backbone, जिनका प्रयोग अब जो ब्रिटिश लोग थे उनके लगे कारखानों में किया जाने लग गया। जो खाद्यान्न की खेती के स्थान पे वो नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था उनको, और जिनका प्रयोग जो है वो ब्रिटिश में लगे कारखानों में किया जाता था। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनाइजेशन ऑफ सोल। अब जो क्या हुआ, भारतीय व्यवस्था में कुछ सुधार के बाद भारत जो है बाढ़ नियंत्रण, भूमि की उपजाऊ शक्ति, इन सब के मामलों में जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ था। विद अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स, किसानों का एक छोटा सा समूह, छोटा सा वर्ग चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न, उन्होंने अपनी फसल उत्पादन का जो पैटर्न है, प्रक्रिया उसको बदला। फ्रॉम ए फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर एंड शेयर क्रॉपर्स
neither had resource and technology nor had incentive of to invest in agriculture. अब जो अ, छोटे किसान थे उनके पास जो फसल था उसको पैटर्न को परिवर्तित जब वो उन्होंने किया तो उन्होंने वाणिज्य फसलें उगाना प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ, जो बड़े वर्ग तथा छोटे किसान थे वो कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न तो संसाधन था उनके पास, न उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तकनीक था, और न ही उनके पास कोई प्रेरणा थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। एज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के ही तरह सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिकरण में भी क्या हुआ, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन के दौरान इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास नहीं कर पाया। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, जो भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार थे उनका भी पतन हो चुका था पूरी तरह से। No corresponding modern industries base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. Even उनकी जो प्रतिष्ठा थी, परंपरा थी, उसका स्थान ले सकने वाले जो किसी आधुनिक औद्योगिकरण उनकी जो रचना थी वो भी नहीं होने दे रहे थे। The primary motive behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold. अब जो भारत के इस विउद्योगीकरण के पीछे विदेशी शासक का दो फोल्ड मतलब दोहरा उद्देश्य था। द इंटेंशन वॉज फर्स्ट, पहला जो उद्देश्य था वो ये था, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन एंड, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग थे उसमें कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे वो भारत को। और दूसरा ये था, टू टर्न इंडिया इनटू ए स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज सो दैट देयर कंटिन्यूड एक्सपेंशन कुड बी इंश्योर्ड टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री ब्रिटेन। और दूसरा ये था कि वे उन उद्योगों को उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन लोगों ने क्या किया, उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वो अपने देश, अपने ब्रिटेन के लिए अधिकतम प्रॉफिट जो है, अधिकतम लाभ जो है वो उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था। इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locality made goods. अब क्या हुआ, ऐसी आर्थिक परिदृश्य के कारण भारतीय शिल्पकार जो थे उनका पतन हो गया और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इंडिया में। वहीं स्थानीय उत्पादक जो थे वो भारतीय बाजार में मांग का प्रसार हो रहा था वहाँ पे। इस मांग में was profitably met by the increasing import of cheap manufactured good from Britain. इस मांग के कारण इंग्लैंड से जो थे वो सस्ते निर्मित उत्पादक के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया इस निर्माण को। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ में, भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री बिगिन टू टेक रूट इन इंडिया। भारत में जो थे वो आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लग गई। बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो, लेकिन उसकी शुरुआत जो हुई ना वो बहुत ही धीमी रही। Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textile mills. प्रारंभ में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों से आरंभ करने की सीमा रखी गई।
द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। जो कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग था वो भारत के लोगों द्वारा उनके अधीन था, वो उनके द्वारा ही लगाई जाती थी, भारतीय उद्योगी द्वारा। वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र जो कि आज महाराष्ट्र और गुजरात में है वहाँ पे स्थित थी, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात। वाइल द जूट मिल्स डोमिनेटिंग बाय द फॉरेनर वर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल। लेकिन जो जूट मिल जो था वो पटसन उद्योग जो था उसकी स्थापना जो है वो विदेशियों द्वारा किया गया। यह उद्योग केवल और केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. 20वीं सदी के आरंभ में जो लोहा और स्टील इस्पात उद्योग था वो विकास प्रारंभ हुआ उसका। द टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को जिसको कहते हैं शॉर्ट, वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। उसकी स्थापना 1907 में हुई। A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो था वो क्या लाया गया, सीमेंट, कागज आदि के कारखाने भी स्थापित हुए। However, there was hardly any capital good industry to help promote further industrialization in India. किंतु भारत में उस समय भावी औद्योगिकरण के प्रोत्साहन हेतु जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब जो पूंजीगत उद्योग था उसका अभाव अभी भी बना हुआ था। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर करंट कंजप्शन। जो पूंजीगत उद्योग था वे उद्योग होते थे जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और उसके पुर्जों का निर्माण करते थे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हेयर एंड देयर वॉज नो सब्स्टिट्यूट टू द नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब क्या हुआ, जो यंत्र तंत्र थे कुछ कारखानों की स्थापना से देश की जो पारंपरिक शिल्पकला थी उसके आधार निर्माण के पतन की भरपाई नहीं हो पा रही थी। Furthermore, the growth rate of the new industry sector and its contribution to the gross domestic product, यही नहीं जो नव औद्योगिक क्षेत्र थे उसकी जो वृद्धि दर थी उसमें भी कमी आने लगी थी, और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं उसमें भी योगदान जो है वो बहुत कम हो रहा था। Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. इस नए उत्पाद क्षेत्र की जो अलग महत्वपूर्ण कमी ये थी कि इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र थे ना उसका कार्य क्षेत्र बहुत ही कम रहा। The sector remained confined only to railways power. ये जो क्षेत्र था ये प्राय रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ये क्षेत्र जो प्राय रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदर जो पोर्ट्स बंदरगाह थे और कुछ विभागीय उपक्रम थे वहाँ तक ही सीमित रहा। थर्ड था फॉरेन ट्रेड। इंडिया हैज़ बीन, फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार। इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। भारत जो है वो प्राचीन समय से ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। लेकिन जो कॉलोनियल शासन था, जो औपनिवेशिक सरकार थी, उनके द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधी तकनीक नीतियों के कारण भारत जो था वो विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार में बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उसका। Consequently, India became an exporter of primary product such as raw milk,
कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो परिणाम स्वरूप भारत जो थे वो कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर ही रह गया। And an important importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen clothes, and capital goods like light machinery, produced in the factories of Britain। और साथ ही ये सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं जो थी वो ब्रिटेन के लिए उनके कारखानों में बनी हल्की मशीन उनका आयातक भी हो गया। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, व्यावहारिक रूप से जो ब्रिटेन है मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। उसने पूरी तरह से भारत के आयात और निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकरण जमा लिया था। एज ए रिजल्ट उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, Sri Lanka and Persia, ईरान। जो भारत का आधे से अधिक व्यापार था वो तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन ने ले लिया था, ब्रिटिश ने ले लिया था। उनकी सीमा तक ही रहा, जो कुछ बचा कुचा था वो चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने लग गया था। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, जो स्वेज नहर था उसका व्यापार, उसकी ओपनिंग फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड। उसका मार्ग खुलने से क्या हुआ, भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया, जो आप सी बॉक्स 1.3 बॉक्स में देख सकते हैं। सो वी आर गोइंग बैक टू 1.3, दिस इज 1.2 and where is 1.3, this is 1.3, ट्रेड थ्रू द सुएज कैनाल, सुएज नहर के माध्यम से व्यापार। Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in northeastern Egypt। स्वेज नहर जो थी वो उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कृत्रिम जलमार्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, दिस इज स्वेज कैनाल, दिस इज इंडिया, तो यहाँ से ये जो रास्ता है ये जाता था। It connects Port Said on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez। यह भूमध्य सागर की मिस्र पतन पोर्ट से को सी विद द गल्फ ऑफ सुएज ऑन द आर्म ऑफ रेड सी। रेड सी मतलब लाल सागर की एक प्रशाखा की खाड़ी से उसको जोड़ता है। द कैनल प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट ट्रेड रूट for ships operating between European or American port and ports located in the South Asia, East Africa and Oceania by doing away with the need to sail around Africa। इस नहर से जो है अमेरिका और यूरोप में आने वाले जो जल द्वारा आने वाले दो दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका और प्रशांत महासागर के तटवर्ती देश जो थे उनसे एक छोटा और सीधा जलमार्ग हो गया था। Strategically and economically, it is one of the most important waterway in the world। Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easy। तो इससे क्या हुआ, इससे स्वेज नहर से आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग बन गया ये। और 1869 में इसके खुल जाने के बाद परिवहन लागत जो थी वो बहुत ही कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। आप देख सकते हैं ये जो है ये यहाँ से होती हुई यूके से होती हुई यहाँ पे आ रही है, यहाँ से होती हुई यहाँ आ रही है।
The most important characteristics of Indian foreign trade. Throughout the colonial period was the generation of a large export surplus, but this surplus come at a huge cost to the country's economy. Several essential commodities, food, grains, clothes, kerosene, etc., were scarcely available in the domestic market. विदेशी शासन के अंतर्गत जो भारतीय आयात निर्यात था वो सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष उसका बहुत बड़ा आकार रहा। उसके बाद जो अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी उसको। तो देश के आंतरिक बाजार थे जैसे अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक जो वस्तुएं थी उससे वहाँ पर वो इजीली अवेलेबल होने लग गई। फर्दर मोर इसके अलावा दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। इसके अलावा जो इसके निर्यात अधिशेष थे उसमें सोना और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा। Rather, this was used to make payment for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on war again fought by the British government, and the import of invisible item, all which led to the drain of Indian wealth. उसके साथ साथ क्या हुआ, जो अंग्रेज़ों की भारत पर शासन करने की जो नीति बनाई गई थी वो व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाती। अंग्रेजी सरकार जो युद्ध पर जो खर्च करती थी, अदृश्य मद लगाती थी आयात पर, व्यय के द्वारा वो भारत की संपदा का होने लग गया। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।